हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमने इस जो पहले का जो पार्ट बनाया था उसमें हमने वह क्वेश्चन रखे थे जो परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, जिनकी संभावना है परीक्षा में आने की। लेकिन हमने इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है जो पहले से एग्ज़ाम में आ चुके हैं और उनकी दोबारा आने की संभावना है। इससे आपको क्या है कि क्वेश्चन का लेवल ही पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और किस प्रकार के आते हैं। यह भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर देखें। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत की पहली शबाक फिल्म यानी कि भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, कर्ज या पुंडलिक। तो जो सबसे पहले बोलने वाली जो फिल्म थी वह थी हमारी आलम आरा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्षों में होता था। जब विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उसके बाद में उपसंपदा संस्कार किया जाता था, जो कि 20 वर्ष की आयु में किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? एडिसन का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का या महात्मा गांधी का? दोस्तों, यह कथन जो है वह हमारे स्वामी विवेकानंद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है इसमें व्यक्ति अपने स्थान पर ही सीखता है, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, इसमें समय का बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि अंतर्गत नहीं आता है। क्यों? देखो दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, जैसे आप अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो यह क्या है, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आप अपने स्थान पर बैठकर सीख रहे हैं। इसमें संचार माध्यम जो मोबाइल है, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी हो आपके पास, उसका प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कक्षा के वातावरण से बाहर शिक्षा दी जाती है, यह भी बात बिल्कुल ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? इसमें समय व स्थान का कोई महत्व नहीं होता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? तो गांधी जी ने 4 शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया था। वह कौन कौन सी थी? इन्होंने गांधी जी ने उन शिक्षण विधियों पर बल दिया था जिसमें क्रिया के द्वारा शिक्षा दी जाती है, बच्चा सक्रिय रहे। तो इन्होंने कौन कौन शिक्षण विधियों पर बल दिया था? एक तो थी हमारी शोध विधि, जिसे हम ह्यूमरिस्टिक विधि भी कहते हैं। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी हमारी योजना विधि। और एक थी हमारी डाल्टन विधि। यह इनकी विधियां थीं। और एक थी हमारी बेसिक शिक्षा विधि। बेसिक शिक्षा विधि, ठीक है ना। ये इनकी 4 विधियां थीं जिन्होंने इन पर बल दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है गिज्जू भाई भदेका, तीसरा है स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी। दोस्तों, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षक नामक पुस्तक है वो गिज्जू भाई भदेका की है। मैं आपको अगली वीडियो में बता चुका हूँ कि गिज्जू भाई भदेका ने शिक्षा संबंधी कितनी पुस्तकें लिखी थी? वह थी हमारी 14 पुस्तकें लिखी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि शिक्षा में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षा विधि ने बल दिया था? शिक्षाविद अर्थात शिक्षा विद्वान। तो वह थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, फ्रोवेल, डॉक्टर राधाकृष्णन या गिज्जू भाई बदेका। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन, जिनका हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में जन्म दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है?
पहला ऑप्शन है रूसो, जॉन ड्यूवी, मारिया मॉन्टेसरी या द फ्रोवेल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रोवेल। दोस्तों यह सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपने अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप इन क्वेश्चनों को लगा कर जाएं, आपको परीक्षा में बहुत कुछ मिलने वाला है इन प्रश्नों से। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन है 3 भागों में, 2 भागों में, 6 भागों में, 5 भागों में। तो मॉन्टेसरी शिक्षा जो प्रणाली थी उसमें पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभक्त किया गया था। एक था हमारा ज्ञानेंद्रिय, दूसरा था कर्मेंद्रिय और तीसरा था भाषा और गणित। ठीक है ना, तो इन 3 भागों में विभक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था। सबसे पहले किस में हुआ था। पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ जो है वो सबसे पहले महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो धारा है वह हमारी 45 है और अनुच्छेद जो है वो 21 है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम देखते हैं कि भारत में जल दिवस कब मनाया जाता है। 17 फरवरी को, 11 सितंबर को, 22 मार्च को या 8 जून को। तो भारत में जो जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों दिवस भी पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं दिवस। जल को बचाने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम देखते हैं कि जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था। चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में या मुंबई में। तो जनसंख्या शिक्षा पर पहला जो प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार था वह हमारा चेन्नई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि मनुष्य के मूल्यों यानी कि गुण के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार, आर्थिक पक्ष, विदेशी मित्र, भौतिक सुविधाएं। ये तीनों गलत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा परिवार। परिवार से ही बालक संस्कार सीखता है, परिवार से ही उसके मूल्यों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन 2015 बीटीसी में पूछा गया है। किताबों को पढ़कर, समझकर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से या दंड देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से ही छात्र के अंदर सद्भावना विकसित होती है। जब वह दूसरे लोगों को अच्छे कार्य करते हुए देखता है तभी उसके अंदर स्वयं भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि प्लेटो समर्थक था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, समाज आधारित शिक्षा का, तर्क पर आधारित शिक्षा का। तो प्लेटो जो समर्थक थे वे थे ज्ञान पर आधारित शिक्षा के। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या युवावस्था से। तो प्राथमिक शिक्षा दोस्तों आप इस पर टिक मत लगाना कभी गलती से, शैशवावस्था से। प्राथमिक शिक्षा जो है ना हमेशा बाल्यावस्था से ही प्रारंभ होती है। जो 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वह भी हमारा जो 6 वर्ष की शिक्षा जो बाल्यावस्था होती है वह हमारी 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। तो प्राथमिक शिक्षा हमारी कब से प्रारंभ होगी, 6 से 14 6 वर्ष से, यानी कि बाल्यावस्था से। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी। मैं आपको यह पहले ही बता चुका हूँ कि वैदिक कालीन शिक्षा थी वो हमारे आदर्शवाद पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या द उच्च शिक्षा से। तो मदरसा का जो संबंध था वह उच्च शिक्षा से था। जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मकतब में दी जाती थी। मकतब, प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था
उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार। उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार यह दोनों बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह संस्कार इस्लाम धर्म मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है, और उपनयन संस्कार ये हमारा वैदिक शिक्षा से संबंधित है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदियों के किनारे, यह भी बिल्कुल गलत है, मठों में, राष्ट्रकुलों में। प्राचीन समय में राष्ट्रकुल हुआ करते थे, उनमें शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, उर्दू, फारसी या संस्कृत। तो मदरसों में शिक्षा का जो माध्यम था वह हमारा फारसी था। आप उर्दू पर टिक मत लगाना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, बुद्ध का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को या 7 मार्च 1835 को। तो बुद्ध का आज्ञा पत्र था वह हमारा 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, निस्यंदन, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था? निस्यंदन का सिद्धांत मैकाले ने दिया था। इसे छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 1935 में, 1933 में, 1931 में या 1954 में? तो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन 1935 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थीं उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से? तो राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां थीं वह हमारी उच्च शिक्षा से संबंधित थीं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम देखते हैं कि विद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस लक्ष्मीदास मुदलियार या डी.एस. कोठारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के तरह होता है, यह कथन है रूसो का, एडम्स का, नन का या अरस्तु का? दोस्तों यह क्वेश्चन, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो, लेकिन यह बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर जैसे पूछा जाता है कि बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। और पूछा जाता है बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि परिवार शिक्षा का सर्वोच्चतम स्थान है और बालक प्रथम विद्यालय भी है, मतलब बालक का प्रथम विद्यालय भी है। यह कथन किसका है? रूसो का है, पेस्टोलॉजी का है, ड्यूवी का है, नन का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। दोस्तों पेस्टोलॉजी ने ही कहा था कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। यह कथन किसका है? फ्रोवेल का, एडिसन का, ड्यूवी का या रूसो का? दोस्तों यह कथन जो है वो हमारे एडिसन का है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या उपयुक्त तीनों? वर्तमान समय में दोस्तों तीनों शिक्षा के रूप प्रचलित हैं। औपचारिक शिक्षा भी चल रही है, अनौपचारिक शिक्षा भी, निरौपचारिक भी, तीनों शिक्षा दी जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन कौन से नहीं हैं? औपचारिक साधन कौन कौन से नहीं हैं पूछ रहा है। विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार, संग्रहालय। तो विद्यालय भी शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, पुस्तकालय भी हो जाएगा हमारा, संग्रहालय भी हो जाएगा, और जो औपचारिक साधन नहीं है वह होगा हमारा परिवार। परिवार में कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थान पर हर वक्त शिक्षा दी जा सकती है, तो यह एक अनौपचारिक साधन है शिक्षा का। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से अनौपचारिक साधन कौन कौन हैं? परिवार व समाज, धर्म व समुदाय, राज्य,
चलचित्र, टीवी या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी जो हैं वो अनौपचारिक साधन है, एक भी इसमें औपचारिक साधन नहीं है। औपचारिक साधन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पुस्तकालय हो जाएगा, संग्रहालय हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, यह शिक्षा के औपचारिक साधन हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा का कौन सा रूप है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या प्रौढ़ शिक्षा। तो दोस्तों जो खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा होती है वह हमारी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षण शास्त्री का है? जॉन ड्यूवी का है, रॉस का है, प्लेटो का है, हरलॉक का है। यह कथन दोस्तों ड्यूवी का है। कहीं तक इनकी बात वर्तमान समय में सही भी बैठ रही है कि आज शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान समय में केवल विश्वविद्यालय या विद्यालय की विषय सामग्री ही बनकर रह गई है। इसका जीवन के अनुभव या उद्देश्य से कोई संबंधित नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही रह गया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? 6 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, 20 से 35 वर्ष। दोस्तों 6 से 14 वर्ष के तो विद्यार्थी बालक जो होते हैं वो विद्यालय में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन 20 से 35 वर्ष जिन्होंने जो कभी विद्यालय नहीं गए या जो अपने काम धंधे में व्यस्त हैं उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा एक वरदान की तरह साबित हुई और 20 से 35 वर्ष के लिए जो है वो निरौपचारिक शिक्षा के लिए दबाव डाला गया था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित थी। यह क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। वैदिक कालीन शिक्षा वेदों से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है जातिवाद पर? बिल्कुल नहीं है। सांप्रदायिकता पर? बिल्कुल भी नहीं है। प्रांतीयता पर? बिल्कुल भी नहीं है। या इनमें से कोई नहीं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अबोधता, यह अंतर्राष्ट्रीय अबोध इसका अर्थ होता है भावना, है विरोधी प्रत्यय, एक दूसरे के पूरक, समांतर प्रत्यय या कोई नहीं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अबोधता और राष्ट्रीय एकता यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वर्तमान में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? जातिवाद, बिल्कुल सही बात है। सांप्रदायिकता, बिल्कुल सही बात है। प्रांतीयता, यह बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह किस शिक्षा शास्त्री की देन है? जॉन ड्यूवी की, रॉस की, हीगल की या एडम्स की? तो यह दोस्तों जॉन ड्यूवी ने बताया था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जो द्विमुखी प्रक्रिया की बात की थी वह हमारे एडम्स ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना यह किस शिक्षण शास्त्री का विचार है? अरस्तु का, प्लेटो का, सुकरात का या हर्बर्ट का? तो यह कथन हमारा हर्बर्ट का है। ठीक है ना। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। यह किस शिक्षण शास्त्री का विचार है? तो यह हमारा जो विचार है वह रेवलिन का है। यह कथन है दोस्तों आते हैं परीक्षा में, हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं वरन उसे यह भी सिखाना है कि जब आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सकें। किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, रूसो का? तो यह जो कथन है वह हमारे रूसो महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? मिल्टन का, शेक्सपियर का, वाइट हेड का या एडम्स का? तो दोस्तों यह जो कथन है वो शेक्सपियर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं
कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? रेमंड का, जॉन डेवी का, रॉस का, प्लेटो का? यह कथन हमारा रेमंड महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? टीपी नन, जॉन डेवी, स्मिथ या स्पीयर? तो जो प्रयोगवादी विचारधारा थी उसके सबसे बड़े समर्थक थे टीपी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यह कथन किसका है? ये दोस्तों कथन आते हैं, पूछे जाते हैं, आप अच्छी तरीके से आप इनको याद करें। यह कथन किसका है कि जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है? मानवतावादी, प्रयोजनवादी, साधनवादी या प्रयोगवादी? तो यह कथन मानवतावादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? पियर्स का, जॉन डेवी का, कांट का या हर्टक्लक्स का? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी का। जॉन डेवी का ही कहना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो व्यक्ति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? यह आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जल्दी से आप इसका आंसर दें। द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया था? एडम्स ने। ड्यूवी ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है? धन दौलत, स्वास्थ्य, अनुशासन, साक्षरता? तो यह साक्षरता जो है वह एक आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बच्चे के सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति? यह क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, जो हमारा पहला पार्ट था। आद्य यानी कि पहला, तो हमारी माता हो जाएगी इसका राइट आंसर। मूल अंतद्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है? भाषण, विचार विमर्श, स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है? अर्थ, काम, सत्य, धर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किसने कहा सामाजिकरण एक व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? रेमंड ने, नन ने, रॉस ने या मैकाइवर ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर, जिन्होंने कहा था कि समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह कथन किसका है? ड्यूवी का, ओटावे का, थॉमसन का, ब्राउन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ड्यूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? यह भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, शिक्षण विधियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है? सामाजिक दक्षता, मानव निर्माण, व्यवसायिक दक्षता, नागरिक दक्षता? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मानव निर्माण यानी कि व्यक्ति निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एमिल की रचना किसने की है? पेस्टोलॉजी ने, प्लेटो ने, रसेल ने या रूसो ने? तो इसकी रचना हमारे रूसो महोदय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मूल्य संकट का प्रमुख कारण है? भाषावाद, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद या स्वार्थपरता? तो इसका हमारा जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा हमारा स्वास्थ्यपरता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगस्त कॉम्टे किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के, अमेरिका के, जापान के या भारत के? तो वह हमारे फ्रांस के दार्शनिक थे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? जॉन डेवी, अगस्त कॉम्टे, हैरिंगटन या डनकन? तो यह जो रचना है वह हमारे जॉन डेवी की है। दोस्तों अगर आपने ये सारे क्वेश्चन लगा लिए ना तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई है? मैं आपको ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, विद्यालय, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, व्यक्ति। इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो व्यक्ति होती है, व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है और परिवार से ही समाज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बालक के प्रथम 6 वर्षों में माँ के घुटनों ही उसका विद्यालय है। यह कथन किसका है?
तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैमेनियस। यह कथन कैमेनियस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है ज्ञान की प्रोन्नति, आवश्यक कलाओं में प्रशिक्षण, चरित्र निर्माण, परम अह का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा परम अह का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षण शास्त्री ने कहा है? पेस्टोलॉजी ने, जॉर्ज पेने ने, अगस्त कॉम्टे ने, R.G. कलिंगवुड ने। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने स्कूल को प्यार का घर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वेलियर से हुई है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, वेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? पहला ऑप्शन है मानव की जीवन शैली के तत्व, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, सा आर्थिक तत्व या भौतिक तत्व। तो दर्शन शास्त्र के अनुसार जो मूल्य होते हैं वो हमारे शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए। यह कथन किस दर्शन की धारा ने स्वीकार किया है? अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद। तो यह जो है प्रयोजनवाद ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है। यह कथन किस दार्शनिक का है? रूसो का है, हॉकिंस का है, थॉमसन का है, प्लेटो का है। तो यह जो कथन है वह हमारे हॉकिंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृत का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है। यह कथन किसका है? स्पेंसर का, मैकडूगल का, थॉमसन का या बर्नार्ड शॉ का। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बर्नार्ड शॉ। यह कथन बर्नार्ड शॉ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? करके सीखो, अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद या प्रकृतिवाद। तो करके सीखने पर प्रकृतिवाद ने बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे यह किस वाद ने स्वीकार किया है? प्रकृतिवाद ने, आदर्शवाद ने, योग ने या न्याय ने। यह दोस्तों प्रकृतिवाद ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आदर्शवाद सत्य तथा यथार्थ रूप से किसे स्वीकार करता है? भौतिक संसार को, आध्यात्मिक संसार को, आध्यात्मिक एवं भौतिक को या कोई नहीं। दोस्तों आदर्शवाद हमेशा आध्यात्मिक जगत की बात करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक संसार। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप है। यह किस दार्शनिक का विचार है? यह हमारा जो विचार है वो रॉस महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन मेथड किस दार्शनिक की देन है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, स्पेंसर। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि किसकी देन है? सुकरात की। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है। यह विचार है हीगल का, रोजन का, हॉर्न का या जॉनसन का। तो यह विचार जो है वो हमारे हीगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कौन सी शिक्षण विधि के प्रोड़ता यानी कि जन्मदाता प्लेटो हैं? प्रश्नोत्तर विधि, संबंध विधि, व्याख्या विधि या आलोचनात्मक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संबंध विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन है अरस्तु का, टैगोर का, विवेकानंद का या महात्मा गांधी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है? मुक्त अधिगम, बाहरी अधिगम, पत्राचार, सह शिक्षा। दूर शिक्षा का तात्पर्य होता है दूरस्थ शिक्षा यानी कि दूर से ग्रहण करने वाली शिक्षा। तो मुक्त अधिगम यह भी इसका राइट आंसर होगा। पूछ रहा है नहीं है। तो बाहरी अध्ययन यह भी इसका राइट आंसर होगा। पत्राचार यह भी राइट आंसर होगा। सह शिक्षा यानी कि को एजुकेशन यही इसका राइट आंसर नहीं होगा। दूरस्थ शिक्षा का अब इसमें पूछ रहा है नहीं है तो इसका यही राइट आंसर होगा। यह तीनों दूरस्थ शिक्षा के माध्यम हैं।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, 12 वर्ष के या 11 वर्ष के? तो प्रवज्जा संस्कार जो होता है ना वो 8 वर्ष की आयु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था 1940 में, 1937 में, 1950 में, 1948 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, उपयुक्त सभी, या इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि स्वानुभव द्वारा सीखना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करके सीखना। प्रकृतिवाद यही कहता है कि बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ दो, वह उसे जो सीखना होगा वह स्वयं सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है इतिहास, भूगोल, हस्तकला या उपयुक्त सभी? तो इसमें हस्तकला आवश्यक है गांधी जी के दर्शन के अनुसार। यह सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी बन सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रोवेल, रूसो, जॉन ड्यूवी या डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इन क्वेश्चंस को लगाने से आप यह भी जान सकते हैं कि हमारी योग्यता क्या है, हमारी तैयारी क्या है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो समाज गुणवत्ता वाले स्कूल की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे लुईस किस वर्ग का है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 41? यह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय को बढ़ाने के लिए या बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए? तो जनसंख्या शिक्षा जो है वो जीवन स्तर एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 16 अप्रैल 1976 को, 10 मार्च 1975 को, 20 जनवरी 1980 को या 9 सितंबर 1985 को? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 16 अप्रैल 1976 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 10 जून को। ये तो दोस्तों आप अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आना बहुत ही अनिवार्य है, इसे आप एकदम कंठस्थ कर लें, कभी ना भूलने वाला, कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है पास पड़ोस की, परिवार की, मित्रों की, समाज की? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मूल्यों के विकास में सर्वाधिक जो भूमिका है वो समाज की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह सभी वह क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ चुके हैं और ये हर बार आते हैं और इनकी आने की संभावना इस बार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है हमारा, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, उपरोक्त सभी? ये सभी जो कारक हैं वो राष्ट्रीय सद्भावना को हमारी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण है अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि? इसमें पूछ रहा है नहीं है या प्रतिस्पर्धा? तो यह तीनों तो हमारे अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, यह तीनों हमारे बाल श्रम बनने के प्रमुख कारण हैं। अब इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दिवा स्वप्न। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक है हमारे गिज्जू भाई, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो वो हो जाएंगे हमारे गिज्जू भाई। गिज्जू भाई ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 14 शिक्षा संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं होता है, यह भी है। समय निश्चित होता है, समय निश्चित नहीं होता है, यह भी इसकी एक विशेषता। स्वतंत्रता होती है, यह भी एक विशेषता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी को, उर्दू को, अंग्रेजी को या फारसी को? तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसे संविधान के अनुसार राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, कथन किसका है? यह क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यह क्वेश्चन हमारे जॉन डेवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुख शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी शिक्षा का अर्थ नहीं है, इसमें से द इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, बिल्कुल कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा बिल्कुल कहते हैं। स्वतंत्र अध्ययन बिल्कुल कहते हैं। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। विषय अध्यापक और श्यामपट्ट बिल्कुल भी नहीं है। पुस्तक है बालक और अध्यापक, ये भी नहीं होगा। बालक, बालिका और अध्यापक, ये भी। इसका राइट आंसर होगा बालक, अध्यापक और पाठ्यक्रम, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो शिक्षक को रोचक और प्रभावी बना देती है चित्रकला, विज्ञान। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, लेखन एवं कला। तो शिक्षण में जो युक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं वही शिक्षण को रोचक बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन किसका है? जॉन डेवी का, रूसो का, फ्रोवेल का या मॉन्टेसरी का? तो यह कथन जो है वो हमारे फ्रोवेल महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मारिया मॉन्टेसरी भारत में आई 1909 में, 1929 में, 1919 में, 1939 में? तो मारिया मॉन्टेसरी 1939 में भारत में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है अभिभावकों का, शिक्षकों का, समाज का या राष्ट्र का? तो शिक्षकों का इसमें सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां हैं, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है छात्रों को पढ़ाने हेतु, छात्रों को भटकाने से बचाने हेतु, छात्रों शिक्षक का छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु? तो शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपयुक्त सभी? तो परिवार के द्वारा बालक को ये तीनों शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं वैदिक कालीन यानी कि गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर हमें देखने के लिए मिल गया आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में? देखो एक क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, तो आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन हमें दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो से जरूर देखने के लिए मिलेंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में, बालक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उद्देश्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु? तो यही इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बुड का आज्ञा पत्र। देखो ये फिर हमें देखने के लिए मिला 19 जुलाई 1954 को प्रकाशित हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं निस्यंदन सिद्धांत, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, मैकाले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मैकाले ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन हम ऊपर देखने के लिए मिल चुके हैं। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था हमारा उपनयन संस्कार। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है बाल्यावस्था से। शरीर शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों हमारे अरस्तु महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास, समृद्ध। शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है हमारा सर्वांगीण विकास करना। यह दोस्तों वह क्वेश्चन थे जो परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप बार बार पढ़ें, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।